महाभारत द बिग एजेंडा में आपका स्वागत है। लेकिन आज का तो एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन। वाराणसी में इस समय उनका रोड शो निकल रहा है और ऐसा लगता है सिर्फ यूपी और हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का मीडिया इस समय वाराणसी पर नजर जमाए हुए है। ये देखिए 6 कैमरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के रोड शो की, उनके नॉमिनेशन की, कैसे उनका काफिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वो आए और उसके बाद काफिला धीरे धीरे अब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर। स्टूडियो में हमारे साथ आनंद प्रधान और उर्मिलेश जी हैं और वाराणसी में हमारे 3 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से लगातार पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, शायद ऐसी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की वाराणसी में पहले नहीं देखी गई है। बनारस में पहले रैली की है उन्होंने, लेकिन रोड शो पहली बार। हमारे संवाददाता अमित कुमार वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले भी वो आपको बता रहे थे कैसे धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। उर्मिलेश जी और आनंद जी से बात करें उससे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित जरा बताइए इस समय आप क्या देख पा रहे हैं। अमित, अमित आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमित से संपर्क टूट गया है। उर्मिलेश जी एक बार फिर से, मोदी की इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी गई है। वडोदरा में ओपन रोड शो उन्होंने किया था, लेकिन यूपी में हर कोई ये मान रहा था कि पता नहीं रोड शो करेंगे नहीं करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन लगता है बीजेपी जो संदेश देना चाहती थी, नहीं, हमने ऐसी तस्वीरें उसी के लिए सब किया जा रहा है। रोड शो किया, जबरदस्त इवेंट है, भीड़ है, पूरा मीडिया है। मानक बीजेपी के नेताओं की ऐसी तस्वीरें हमने बहुत देखी हैं। 89 से 92 के बीच में ऐसी तस्वीरें देख देख कर इस देश ने बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ भटकाव या संशय में भी रहा। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि आज इस देश का प्रधानमंत्री देश के सुदूर क्षेत्र में जाकर मतदान कर रहा है, जहां का वह नागरिक है या मतदाता है। कोई तस्वीर हम उसकी नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भारत नाम के महागणतंत्र में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं और इस देश की जनता को सिर्फ वही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भी कैसा लोग देखना भी चाह रहे हैं। पता नहीं, लोगों में मतदान नहीं कराया है हमने इसका। नहीं हमने लोगों में कोई मतदान नहीं कराया। इतना हम आपको बता सकते हैं कि हमारा जो फीडबैक है वो यही है और शायद इसीलिए पूरा का पूरा मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का इस इवेंट पर नजर बनाए हुए है। कलेक्ट्रेट की तस्वीरें भी आपको कवरेज को गलत नहीं कहता, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश के 117 सीटों का मतदान हो रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो भी दिखा रहे हैं, सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाएंगे। कलेक्ट्रेट की तस्वीरें देख लीजिए, वहां भी तैयारियां लगभग पूरी हैं, बस नरेंद्र मोदी का इंतजार है। और जैसा नियम कानून कहते हैं, 3 गाड़ियों का काफिला लेकर मिंट चौक से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे नरेंद्र मोदी और कलेक्ट्रेट के बाहर ही सारी भीड़ और मीडिया रुक जाएगा, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं होती है। पर अब तक जैसा होता आया है, अंदर की तस्वीरें भी बाहर आई जाती हैं, कोई ना कोई शायद मोबाइल के कैमरे से लोगों को अलाउ करते हैं, प्रेस के लोग वहां होते हैं। आपके साथ आप जो कैंडिडेट है वो भीड़ लेके नहीं जा सकता, उसके साथ केवल उनके प्रपोजर्स होते हैं और आपके जो वकील होते हैं वो जो आपको वहां लेकर के जाते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। और कुछ अगर 5-7 लोगों को और अलाउ कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि जो वहां ये आज जो पूरी ये रैली निकल रही है और ये जो रोड शो हो रहा है, उसमें जो गाड़ियां हैं और जो बाकी अमला है, उसमें से कितना चुनाव आयोग के परमिशन से चल रहा है। मैंने एक खबर देखी कि नैनीताल में आम आदमी पार्टी के और एक बड़े जनकवि हैं वो बल्ली सिंह चीमा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया और वो 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया उनको। और यहां देखिए कि एक तरह से पूरे ताकत का इजहार हो रहा है और जितनी गाड़ियां, लेकिन भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं, भीड़ पर नहीं, सिर्फ भीड़ ज्यादा है यहाँ पर। उसके अलावा गाड़ियां 3 दिख रही है। गाड़ियां जब काफिला उनका मीडिया की, मीडिया की, जब वो बीएचयू के बाद से उनका काफिला निकला है, उनके काफिले में एक लगातार कई गाड़ियां थी, वो हम सबने भी जो देखा। लेकिन उसमें भी कैच है उर्मिलेश जी, उसमें भी अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी ज्यादा है, और दूसरा लोग ये भी कहते हैं कि अगर आम लोग भी शामिल हो जाएं अपनी गाड़ियां लेकर उस काफिले में पीछे, तो उसके लिए कैंडिडेट जिम्मेदार। सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग इसकी निगरानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरूर कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी जानती है कितना इंपॉर्टेंट आज उनके लिए दिन है, वो इस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहेंगे। जाहिर है पूरी उन्होंने कोशिश की होगी कि इलेक्शन कमीशन के किसी भी नियम का
और आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी तरह से ना हो। जैसे गिरिराज सिंह जैसे करते रहे हैं या अमित शाह करते रहे हैं, हम सबने देखा है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और निर्वाचन आयोग, तो खैर सभी पार्टियों ने किया है। नहीं, सभी पार्टियों ने किया है। इस पर सिर्फ बीजेपी को हम ना घेरें तो ज्यादा अच्छा है। मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए परसेप्शन की जो हम बात कर रहे थे यही बन रहा है कि निर्वाचन आयोग इस बार ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं दिख रहा है। चुनाव में जिस तरह की विषैली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो चाहे जिस पार्टी की तरफ से किया जा रहा हो, पहले की तरह जो इलेक्शन कमीशन की एक कड़ी निगरानी होती थी, जो शेषन के दिनों की जो याद एक लोगों को है, और शेषन की विरासत को एफआईआर तो सब जगह हो रही है, कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, एफआईआर सब जगह हो रही है, सब मामलों में हो रही है। इस देश में बाल ठाकरे को 6 वर्षों के लिए मतदान के अधिकार से वंचित भी किया था निर्वाचन आयोग ने। अच्छा चलिए, इसलिए कि सांप्रदायिक भाषा चलिए मैं एक बार फिर से इस्तेमाल किया था। चलिए मैं आज के मुद्दे पर आ रहा हूं फिर से एक बार। आनंद जी, ये तो आप मानेंगे कि चाहिए इसको आप मीडिया इवेंट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई बाकी सारी पार्टियां, ये रोड शो एक एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी का, बुरी तरह से हार चुकी है। जयराम रमेश खुद अपने मुंह से ये बात मान चुके हैं, सारी पार्टियां। नहीं, मैं इस बात और परसेप्शन वोटों में कितना तब्दील होगा वो बाद में देखेंगे। मानक, आप खुद ही अपने बातचीत में जो कह रहे हैं कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं? इवेंट से क्रिएट करते हैं, है ना। इस तरह के रोड शो, इस तरह के ताकत के इजहार के जरिए करते हैं, और डेमोक्रेसी में ये होता है, दुनिया भर में होता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय चुनावों को अगर बारीकी से हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय चुनाव है, वो चुनाव पिछले 20 वर्षों से आप उसमें अगर गौर करें तो वो दरअसल राज्यों के नतीजों का कुल जोड़ होता है। कोई एक अखिल भारतीय स्तर पर, जैसे कांग्रेस का जो कांग्रेस सिस्टम जिसको रजनी कोठारी कहते थे, उस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर वोटिंग नहीं होती है। आप झारखंड का वोटर बिहार के वोटर से बिल्कुल अलग वोट कर रहा होगा, और क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, और इसमें गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ये जो चुनाव हो रहे हैं, इनको हमें इसी रूप में देखना चाहिए कि जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से वोटिंग हो रही है, उसका कुल नतीजा क्या होता है। इसीलिए हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज 117 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, उसमें से 40 सीटों पर, यानी जहां जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी, जहां बीजेपी कोई ताकत नहीं है, वो कोशिश कर रही है। बंगाल में भी आप देखिए कोई ताकत नहीं है, तो कुल मिला जाकर के वहां पर करीब 60-65 सीटों पर ही बीजेपी लड़ रही है उस तरह से मजबूती से। तो 117 में ये हालत है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो ऐसा हमारे लिए कहना कि एक तरह से, और जो सारे ऑप्टिमिस्टिक पोल हैं वो भी एनडीए को करीब 36% वोट दे रहे हैं और बीजेपी को करीब 30-32% वोट दे रहे हैं। ये पॉइंट वैलिड है, इसीलिए एक बड़ा हिस्सा देश के अंदर ये है जो दूसरी पार्टियों को भी वोट कर रहा है। इसीलिए हम उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आनंद जी, एग्रीड, बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। इसीलिए मैंने पहले कहा परसेप्शन की लड़ाई मीडिया में सब जगह, बाकी पार्टियां हार गई हैं, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होगा ये देखेंगे। अमित के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी का काफिला बस कलेक्ट्रेट पहुंचने ही वाला है, और हमारे संवाददाता अमित उस पर नजर बनाए हुए। अमित, क्या देख रहे हैं इस समय आप? देखिए, मिंट हाउस तिराहा है जहां पर काफिले को रोक दिया गया है, क्योंकि इससे आगे काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। जो भी नामांकन करने जाते हैं उनके काफिले को वहीं रोका जाता है। इसके बाद वहां से 3 गाड़ियों के साथ, जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो इनको परमिशन दी जाती है, वो 3 गाड़ियों के साथ नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे। हालांकि उनकी जो सुरक्षा वाली जो गाड़ी है वो भी जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जेड+ की सुरक्षा दी गई है। तो वहां से अब निकलने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को वो माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत जल्दबाजी है। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के जो काफिला था बहुत ही रफ्तार से, बहुत तेजी से निकला है, इतने समर्थकों के बावजूद, क्योंकि उन्हें 3-3 रैलियां करनी है। तो वो अभी बस वहां से निकलने वाले हैं। निकलने के बाद वो जाएंगे कचहरी, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे अपने जो 4 प्रस्तावक है उनके साथ। ठीक है अमित, इसके आगे कार्यक्रम क्या है नरेंद्र मोदी का, और जरा प्रस्तावकों के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए अमित। हम लगातार ये तो बात कर रहे हैं कि उनका रूट क्या है कलेक्ट्रेट पहुंचने का, जरा प्रस्तावकों के बारे में बता दीजिए और आगे का प्लान क्या है। फोन दे दो। देखिए, जैसा कि पहले से कहा गया था कि 4 प्रस्तावक है, उसमें से एक मदन मोहन मालवीय के परपोते हैं, गिरधर मालवीय है। इसके अलावा छन्नूलाल महाराज हैं, एक मल्लाह है और एक बुनकर समाज से हैं। तो ये 4 लोग हैं, क्योंकि चाय वाला को उन्होंने वहां पर बड़ोदरा में बनाया था नामांकन, इसलिए इस बार इन 4 लोगों को चुना गया। उसकी एक वजह है, मल्लाह को चुनने की एक वजह यह है कि उससे गंगा का जुड़ाव होता है, और दूसरी तरफ बुनकर जो है उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बुनकर। तो इसीलिए इन सारी चीजों को 4 लोग जो है वो जा रहे हैं साथ में, और इसके तुरंत बाद वो वापस यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें बिहार में रैली करनी है, और इसके अलावा कुल मिलाकर 3 रैलियां करनी, जिसमें पहले से वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से पहले तय था कि वो 12:30 बजे यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे
जाएंगे। जो शेड्यूल था कि सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और 12:30 बजे हर हाल में वो बनारस छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन 2 घंटे की देरी के बाद लगभग हर चीज 2 घंटे का डिले हो चुका है। तो नामांकन दाखिले के तुरंत बाद जो अभी तक शेड्यूल है, अगर उसमें बदलाव ना हुआ तो वो यहाँ से निकल जाएंगे रैली करने के लिए। चलिए अमित, लौटेंगे आपके पास। जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को हम फिर से दिखा दें, करीब से दिखा दें। नरेंद्र मोदी का जो काफिला आपसे थोड़ी देर पहले बनारस की सड़कों से निकला है, उसकी जरा भीड़ देख लीजिए और क्या शानदार आयोजन है ये भी जरा देख लीजिए। आगे आगे मीडिया की गाड़ियां, उनके लिए खास इंतजाम, बल्कि पूरे रास्ते मीडिया के लिए खास इंतजाम किए हैं। उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां और उसके पीछे नरेंद्र मोदी का खुला रथ और उसके पीछे और बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गाड़ियां। आगे पीछे हजारों लोगों की भीड़। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। बनारस की सड़कों से होकर 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता तय किया है मोदी के इस रोड शो ने। और अब कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उर्मिलेश जी, जल्दी से कमेंट प्रस्तावकों के ऊपर। जो 4 प्रस्तावक मोदी ने चुने हैं, जाहिर है उसमें भी संदेश देने की कोशिश की, हर कोई करता है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी हमेशा प्रतीकों की राजनीति करते हैं और इस तरह की प्रतीकों की राजनीति सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी तक सीमित भारतीय राजनीति में नहीं है। कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम की कर रही हैं, लेकिन उनको प्रतीकों का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी जैसे मूर्तियों का ही देख लीजिए, वो जिन मूर्तियों पर माल्यार्पण कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं आज के दिन, वो आरएसएस, हिंदू राष्ट्रवाद की विरासत या परंपरा की कोई मूर्तियां नहीं है। सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आरएसएस पर बैन किया महात्मा गांधी की हत्या के बाद, अंबेडकर जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ हमेशा वैचारिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ी, समता की लड़ी, बंधुत्व की लड़ी। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस में हमेशा सक्रिय रहे और जिन्होंने शिक्षा, हिंदू महासभा में भी रहे। जी हाँ, लेकिन बाद के दिनों में अगर देखा जाए मदन मोहन मालवीय का, तो उन्होंने शैक्षिक उत्थान खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उससे अपने को केंद्रित किया। लेकिन वो भी हिंदू महासभा से जो आप जुड़ाव की बात कर रहे हैं, या एक संकीर्ण हिंदूवादी जो एक धारा है कांग्रेस की, कांग्रेस में ये तमाम लोग पहले हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी के संस्थापक, जिसके जनसंघ जो पहले थी, वो उसी पार्टी में थे, कांग्रेस में। और यही नहीं, 370 जो मुद्दा बड़ा है बीजेपी का, 370 के वो समर्थक थे। जब भारतीय संविधान सभा में 370 जोड़ी जा रही थी, उस वक्त वो वहीं मौजूद थे और सदस्य थे, शिक्षा मंत्री भी बाद में थे। एनीवे, लेकिन आप जो प्रतीकों की राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं सवाल, देखिए, ये जानबूझकर चाय वाला या कोई केजरीवाल ने भी चाय वाला चुना है। जी हाँ, कोई चाय वाला, कोई पिछड़े वर्ग का नेता, वो खुश तो ये भी रहते कि बिस्मिल्लाह खां जैसे एक महापुरुष के परिवार से भी कोई मिल जाए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम किसी पार्टी के लिए ऐसा काम नहीं करते, हम संगीत की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अभी बुनकर समुदाय से किसी को शायद चुना गया है, वहां से भी कोई उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी नहीं मिला। तो ले देकर जो प्रतीक जो चुन रहे हैं वो इसलिए दिखाने के, अनुप्रिया पटेल का जो आनंद जी कह रहे थे बिल्कुल सही, उनको मंच पे रखना, ये क्या है? ये भी प्रतीक है भाई। आप जो है पटेल समुदाय के वोटों को आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने शायद वहां काम नहीं किया है, और काम किया है तो भी आपको भरोसा नहीं है। आपने उसी समुदाय के बीजेपी के एक बड़े स्टॉलवर्ट को ह्यूमिलिएट किया है मिर्जापुर में, उनको टिकट नहीं दिया, उनके बच्चे को या उनके बेटे को। आपने तमाम बेटों को, तमाम बेटियों को टिकट दिया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मुंबई में दिया है आपने प्रमोद महाजन की बेटी को, लेकिन मिर्जापुर में इतने वर्षों से